वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो होने वाला है स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर। तो ये जो टॉपिक है वो आपके पेपर ओसिलेशन एंड वेव्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि स्टैंडिंग वेव क्या होती है। उससे पहले जो आपने वेव पढ़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके बीच में और स्टैंडिंग वेव के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स, अगर आपने सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख के फिर इसी वीडियो पे आना, क्योंकि इसके अंदर हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव्स, और जो आपने पहले वेव पढ़ी थी, आपने एक वेव की इक्वेशन पढ़ी थी लाइक दिस। एक वेव होती है जो हमारे लिए ट्रांसवर्स हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है। उसकी कुछ इक्वेशन ऐसी देखी थी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और कुछ बुक्स में इसको लिखते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टू। कोई डिफरेंस नहीं है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है दोनों ही। ठीक है, ये भी और ये भी दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ये जो वेव होती थी इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे देखने में, ये वेव है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द वेव मोशन प्रोपेगेट कर रहे हैं, ओसिलेट कर रहे हैं। और इसकी इक्वेशन ये है a sin ओमेगा t माइनस एक्स। इस इक्वेशन को, या फिर ऐसी वेव जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, उसे हम बोलते थे ट्रैवलिंग वेव। उसे हम बोलते थे ट्रैवलिंग वेव, और वी कैन से इट एज प्रोग्रेसिव वेव। तो आपको क्लियरली डिस्टिंक्शन पता लगेगा आज के वीडियो के बाद कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग वेव एंड स्टैंडिंग वेव। ट्रैवलिंग मींस इट इज ट्रैवलिंग, स्टैंडिंग मींस इट इज स्टैंडिंग, ऐसा नहीं है। वेव है, वेव है मीन चल रही है, वेव है मीन चल रही है। वेव का मतलब ही होता है मोशन कर रहे हैं पार्टिकल्स। बट ट्रैवलिंग वेव में और स्टैंडिंग वेव में क्या डिफरेंस है वो आज की वीडियो के बाद आपको पता लगेगा। ठीक है। तो ये कंसेप्ट था ट्रैवलिंग वेव का, प्रोग्रेसिव वेव का। शायद मैंने नाम नहीं लिया होगा एक बार भी इसका, कि इसको हम ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं। ट्रैवलिंग वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स ओसिलेट करते हैं वो एक प्लेस से, एक रीजन से अनदर रीजन के अंदर या अनदर पॉइंट पे एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। ये अभी तक हमने पढ़ा है। दिस इज माय वेव, जिसको हम ट्रांसवर्स के अंदर और लॉन्गिट्यूडनल में कैटेगराइज कर चुके हैं। उसे हम ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं, और किसी किसी बुक्स में आपको प्रोग्रेसिव वेव भी दिख जाएगा। अब बात करते हैं स्टैंडिंग वेव होती कैसे है, क्यों इसे स्टैंडिंग बोल रहे हैं, और इसका डिफरेंस क्या होगा ट्रैवलिंग के साथ। ठीक है। तो इसके लिए कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दो वेव देता हूँ। कितनी वेव दे रहा हूँ? दो वेव। उन दोनों की खासियत क्या होगी? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। टू वेव्स, टू साइन वेव्स मान लो आप, टू साइन वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो दोनों की एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बट गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बट गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो अगर एक मैं मान लेता हूँ प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो दूसरी माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर आ रही है। ठीक है। तो अगर एक वेव मेरी प्लस एक्स के अंदर आ रही है तो दूसरी मेरी माइनस एक्स के अंदर आ रही है। ठीक है। इसके लिए मैं अगर इक्वेशन लिखना चाहूंगा, ये कैसी वेव है? ट्रैवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव। ये कैसी वेव है? ट्रैवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। अब दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वही इसका एम्पलीट्यूड है, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर एक एक्स में जा रही है तो दूसरी माइनस एक्स में जा रही है। तो दूसरी जो वेव है, अगर उसकी मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगा, दैट इज बाई टू, तो एम्पलीट्यूड इज सेम, सो आई विल राइट ए, साइन वेव है दोनों, तो साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये माइनस साइन क्या बताता है कि ये वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ प्लस साइन ये बता रहे हैं कि ये माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और थीटा एक जस्ट फेस कांस्टेंट है। अगर मैंने इन दोनों वेव का सुपर पोजिशन किया, क्या किया? सुपर पोजिशन।
इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसमें सुपर पोजिशन यूज होगा टू वेव्स का, तो एक बार सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वाले वीडियो जरूर देख लेना। तो सुपर पोजिशन अगर मैं करूं किनका, ओ y1 एंड y2, तो आई विल गेट अ रिजल्टेंट वेव, आई विल गेट अ रिजल्टेंट वेव, एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। अब हमें देखना है स्टैंडिंग वेव की क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या एम्पलीट्यूड है, क्या फेज कांस्टेंट है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों का सुपरपोजिशन। तो अभी तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि बस मैंने आपको दो वेव्स दी हैं जिनका एम्पलीट्यूड बराबर है, जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, एक प्लस एक्स में जा रही है तो दूसरी माइनस एक्स में जा रही है, दोनों में बस ये डिफरेंस है। अब दोनों को तुम्हें सुपरपोजिशन देखना है, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उसे स्टैंडिंग वेव बोल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जस्ट सुपरपोजिशन करना है इन दोनों का। तो मुझे क्या करना होगा सुपरपोजिशन के लिए, y1 प्लस y2। सुपरपोजिशन के लिए क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, according to superposition principle, my resultant will be sum of the individual y1 plus y2। तो y1 कितना है मेरे पास, a sin kx माइनस ओमेगा टी। एक बार सिंपलिसिटी के लिए थीटा को जीरो कर दो, थीटा को जीरो कर दो, ये मानो स्पेशल केस पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। प्लस दिस a sin kx प्लस ओमेगा टी, ठीक है, थीटा को मैंने जीरो कर दिया। दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना इजी हो जाएगा थोड़ा, और हम देखेंगे फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक बनेगी कि हम इसे स्टैंडिंग वेव बोल रहे हैं। सो कैसे सॉल्व करेंगे, a को बाहर ले लूंगा, इट विल बी sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस sin kx प्लस ओमेगा टी। ये क्या है, sin a प्लस sin b, इसका सॉल्यूशन क्या रहता है, 2 sin a प्लस बी बाई टू कोस a माइनस बी बाई, ये इसका रिलेशन रहता है जिनको हम सीडी फॉर्मूलाज बोलते थे 12th क्लास या 11th क्लास में, ठीक है, सीडी फॉर्मूलाज। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो a मेरा ये रहा, kx माइनस ओमेगा टी, b मेरा ये रहा, तो क्या करना है, 2 sin a प्लस b बाई टू, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, sin a प्लस b यानी कि kx माइनस ओमेगा टी मेरा a हो गया, प्लस kx प्लस ओमेगा टी मेरा b हो गया, दोनों के बीच में मैंने प्लस साइन लगाया, बाई टू कर दिया। फिर cos a माइनस बी, a मेरा है kx माइनस ओमेगा टी माइनस बी, बी ये रहा kx माइनस ओमेगा टी बाई टू। ऐसा कुछ मेरा सॉल्यूशन बन रहा है। तो मैं अगर इसे पूरा लिखने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी कैंसिल, kx प्लस kx 2kx बाई टू, तो kx, और यहाँ kx कैंसिल, माइनस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी बाय 2, दैट इज माइनस ओमेगा टी, कोस में माइनस गायब हो जाता है, तो ये बचा कोस ओमेगा टी। तो मेरे पास एक रिजल्टेंट वेव आ गई, रिजल्टेंट वेव जिसकी इक्वेशन कैसी है, y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा टी। तो अब तुम्हें पता है जो ओमेगा टी वाला जो पैटर्न रहता है, तुमने एसएचएम में ये पढ़ा है, a sin ओमेगा टी, ठीक है, मतलब साइन के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऐसा भी तो हो सकता है a cos ओमेगा टी, इसका मतलब कोस के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है एम्पलीट्यूड, ये क्या है एम्पलीट्यूड। तो इसमें क्या आ रहा है, कोस ओमेगा टी, यानी कि जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है इस बार कोस वाला है, इसके साथ जो भी बचेगा वो क्या है आपका एम्पलीट्यूड, यानी कि 2a sin kx, ये आपका क्या है एम्पलीट्यूड, 2a sin kx, ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मेरा कितना आया, 2a sin kx। इसका मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है वो x पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट x के लिए, यानी कि जो पार्टिकल्स की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होने वाली है, यानी कि x की वैल्यू डिफरेंट होने वाली है, उसके लिए मेरे लिए एम्पलीट्यूड अलग अलग आएगा, उसके लिए मेरे पास एम्पलीट्यूड अलग अलग आएगा। ये डिफरेंस है आपकी इस वेव के बीच में और नॉर्मल सिंपल हार्मोनिक मोशन के बीच में, और वी कैन से नॉर्मल आपकी जो ट्रेवलिंग वेव होती है
कि अपने ट्रैवलिंग वेव में क्या पढ़ते हैं कि ट्रैवलिंग वेव कुछ ऐसे है, नॉर्मल वेव, इसके हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है ए, मतलब हर पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड तक जाएगा, कभी जीरो भी होगा, कभी मिनिमम भी जाएगा। बट यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो एम्पलीट्यूड है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड रहने वाले हैं। तो ये एक डिफरेंस तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब चलते हैं इस एम्पलीट्यूड के साथ, ये जो एक्स पे डिपेंडेंसी है इसके साथ मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मुझे क्या देखना है, ये मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब हो रहा है और जीरो कब हो रहा है, जीरो कब हो रहा है और मैक्सिमम कब हो रहा है। तो जीरो कब हो रहा है, सबसे पहले फॉर ए एम्पलीट्यूड टू बी जीरो, तो मुझे अगर इसे जीरो करना है तो क्या चाहिए मुझे कि साइन के एक्स जीरो हो जाए, साइन के एक्स क्या हो जाए जीरो, टू ए साइन के एक्स मेरा हो जाए जीरो। इसका मतलब आपके पास अगर जीरो बनना चाहिए तो साइन की क्या वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो पे जीरो होता है, पाई पे जीरो होता है, टू पाई पे जीरो होता है, दैट मीन्स टू एन पाई, वी कैन से एन पाई जीरो होती है इसकी, एन पाई जीरो होती है जहाँ पे एन स्टार्ट होती है जीरो वन टू थ्री, तो जीरो पे भी जीरो, वन पाई पे भी जीरो, टू पाई पे भी जीरो, तो ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास के एक्स का वैल्यू आ गया एन पाई, के एक्स का वैल्यू कितना आ गया एन पाई, मतलब ये ऐसे पोजीशंस है, एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ एन पाई बाई के, एन पाई बाई के, जहाँ पे के क्या होगा हमारा टू पाई बाई लेमडा, टू पाई बाई लेमडा, दिस इज एन पाई, के का वैल्यू है टू पाई इंटू लेमडा, सो वी गेट एन लेमडा बाई टू। तो ऐसी पोजीशंस एक्स की जहां पे मेरा x इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए लेमडा बाई टू के, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए लेमडा बाई टू के, तो वहां मेरा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा जीरो। तो मेरे एम्पलीट्यूड को अगर जीरो करना है तो मेरे पास x की कौन सी पोजीशंस मिली है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू, ये कंडीशन है कि अगर मुझे एम्पलीट्यूड को जीरो बनाना है तो ये कंडीशन है। अब आपका एम्पलीट्यूड अगर जीरो होता है तो इसको हम बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं नोड, मतलब एक वेव के अंदर हमने पहले पढ़ा है कि कभी भी एम्पलीट्यूड जीरो नहीं होता है, तुमने कभी भी एम्पलीट्यूड जीरो नहीं पढ़ा है, तुमने चाहे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा हो जिसकी इक्वेशन तुम ऐसे लिखते थे ए साइन ओमेगा टी, और इसके साथ अगर मैं ऐसे लिख दूं प्लस फाइव जनरल बन जाएगी। तुमने वेव की इक्वेशन भी पढ़ी, वेव की इक्वेशन क्या है ए साइन ए एक्स माइनस ओमेगा टी, तो कभी भी एम्पलीट्यूड मेरा जीरो नहीं हो रहा था, कभी भी मेरा एम्पलीट्यूड जीरो नहीं हो रहा था। ये अगर एक वेव है तो पार्टिकल हमेशा ओसिलेट करे अबाउट इट्स मीन पोजीशन, एसएचएम, एसएचएम में क्या होता है कि अगर ये एक लाइन है तो मेरा जो पार्टिकल है इस मीन पोजीशन के अबाउट ओसिलेट कर रहा है, तो कभी भी एम्पलीट्यूड जीरो नहीं होता था, मीन पोजीशन के अबाउट वो मूव करता रहता था, ओसिलेट करता रहता था। बट यहाँ इस वेव में मेरे पास क्या आएंगे कि अगर मैं एन को जीरो रखूं तो मेरे पास एक्स का वैल्यू आ गया जीरो, वन रखूं तो लेमडा बाई टू रखूं तो टू लेमडा बाई टू, थ्री लेमडा बाई टू, मतलब ऐसी इतनी पोजीशंस मिलेंगी मुझे जीरो पे, लेमडा बाई टू पे, टू लेमडा बाई टू पे, थ्री लेमडा बाई टू पे, जहां पे मेरे वेव का एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है। तो ऐसी पोजीशंस जहां पे आपकी वेव का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं नो। ठीक है, एक नई चीज सीखने को मिली है, ध्यान में रखो, इसे बाद में यूज करेंगे कि नोड इज द पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव बिकम्स जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, मैं ये हटा देता हूं, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, फॉर एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब है साइन की एक्स का वैल्यू या तो प्लस वन हो जाए या माइनस वन हो जाए, एम्पलीट्यूड तो यही होता है प्लस ए माइनस ए, तो मैं क्या करता हूँ प्लस माइनस वन ले लेता हूँ, आपको प्लस वन लेना है तो आप प्लस वन भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये देखना है कि मैक्सिमम कब होगा। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू वन कब कब होती है, पाई बाई टू पे, आपका थ्री पाई बाई टू पे, अगर मैं इसे माइनस वन भी ले लूं तो थ्री पाई बाई टू पे, फाइव पाई बाई टू पे, सेवन पाई बाई टू पे, दैट इज टू एन प्लस वन पाई बाई टू, टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे साइन की वैल्यू आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। एंड जीरो पुट करो पाई बाई टू आ गया, वन पुट करो थ्री पाई बाई टू आ गया दैट इज माइनस वन, टू पुट करो फाइव पाई बाई टू तो प्लस वन आ गया। तो अगर मेरा के का वैल्यू ये आ गया, के का वैल्यू ये आ गया, अगर के का वैल्यू मैं ले रखता हूँ टू पाई बाई लेमडा
तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल के आता है पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो दैट इज 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4। दैट इज n की वैल्यू अगर 0 है तो लैम्डा बाई 4, 1 है तो 3 लैम्डा बाई 4, 2 है तो 5 लैम्डा बाई 4। ऐसी पोजीशंस और ये चलता चला जाएगा, ऐसी पोजीशंस x की जहां पे मेरे वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एंटी नोड। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी नोड। तो ये एक नई आइटम आ गई आपके पास कि अगर आपका वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, उन पोजीशंस को तुम बोलोगे एंटी नोड, और ऐसी पोजीशन जहां पे आपका एम्पलीट्यूड 0 हो गया उन्हें तुम बोलोगे नोड। तो अब इसका करना क्या है, नोड और एंटी नोड का करना क्या है? अब एक तो ये देखना है हमें इन नोड्स और एंटी नोड्स को कैसे हम डील करेंगे, और दूसरा इसे हम स्टैंडिंग वेव क्यों बोल रहे हैं, इसे हम स्टैंडिंग वेव क्यों बोल रहे हैं। तुमने अगर ध्यान से देखा होगा जब मैंने लास्ट सॉल्व किया था, दैट इज नोड के लिए, मेरे नोड्स कहाँ बन रहे थे, साइन के एक्स 0, दैट मीन्स मेरा x का वैल्यू था 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x, तो साइन 0 का होगा आपका n पाई पे, n पाई पे, तो पाई से पाई कैंसिल, मींस x का वैल्यू मेरे पास आ रहा था n लैम्डा बाई 2, दैट इज 0 पे लैम्डा बाई 2 पे 2 लैम्डा बाई 2 पे, ठीक है। तो मतलब 0 से लैम्डा बाई 2 मैं मान लेता हूँ मेरे पास ऐसी कुछ वेव होती है मेरे पास, ये पूरा लैम्डा है, ये पूरा एक लैम्डा है, मुझे क्या करना है 0 और लैम्डा बाई 2 मतलब आधी ही वेव बनानी है। कितनी वेव बनानी है? आधी ही वेव बनानी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो 0 से लैम्डा बाई 2 के बीच में, 0 से लैम्डा बाई 2, ये 0 मान लो, ये मान लो लैम्डा बाई 2, ठीक है। नोड का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड 0, ये देखो एम्पलीट्यूड 0, एम्पलीट्यूड 0, उनके बीच में एक एंटी नोड आ रहा है लैम्डा बाई 4, मतलब 0 से लैम्डा बाई 2 के बीच में अगर लैम्डा बाई 2 को आधा करोगे तो लैम्डा बाई 4 आएगा, यानी कि इस पोजीशन पे लैम्डा बाई 4 पे मेरे पास एक मैक्सिमम मिल रहा है, इसको हम बोल रहे हैं एंटी नोड, इसको हम बोल रहे हैं नोड, इसको हम बोल रहे हैं नोड। इसको कंफ्यूज मत करना इस वेव से, ठीक है। ये मैंने बताने के लिए किया कि ये लैम्डा बाई 2 है तो यहाँ लैम्डा बाई 4 आएगा। ये जो वेव होती है यहाँ पे, ये जो लाइन है आपकी, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं, पार्टिकल्स ऊपर भी जा रहे हो नीचे भी जा रहे हैं, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी यही होगा, पार्टिकल ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे, मतलब सेम आपका एग्जिस्ट करेगा ऊपर के लिए और नीचे के लिए, बट डिफरेंस इज ये जो पॉइंट्स हैं, ये नोड्स हैं, ये मूव ही नहीं कर रहे, ये नोड्स हैं, ये मूव ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा एम्पलीट्यूड 0 बन रहा है, यहाँ मेरा एम्पलीट्यूड हमेशा 0 रहेगा, मींस यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव ही नहीं करेंगे, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं मूव ही नहीं करेंगे, मींस इस पोजीशन पे पार्टिकल्स डज नॉट मूव। यहाँ जो n लिखा है दैट मींस नोड, पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल डज नॉट मूव। क्योंकि मैंने क्या किया था, वेव का एम्पलीट्यूड 0 किया था, मीन जो पार्टिकल है ऑसिलेट कर रहे हैं, वहां ऐसे पॉइंट्स मिले मुझे 0 पे लैम्डा बाई 2 पे 2 लैम्डा बाई 2 पे, जहां पे हमेशा एम्पलीट्यूड 0 रहेगा, मतलब पार्टिकल ऑसिलेट ही नहीं कर रहे, पार्टिकल्स इन नोड्स पे ऑसिलेट ही नहीं कर रहे और एंटी नोड पे अपना मैक्सिमम ऑसिलेशन कर रहे हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए जहां पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर रहे, जिनको मैंने नोड्स बोल दिया। बट इस वेव में ऐसा नहीं होता, इस वेव में पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। क्या मोशन करते हैं? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। ये पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ये पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन करते हैं डिफरेंट आपके फेज में, डिफरेंट फेज में है। इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, सबका फेज अलग अलग है और ये ओसिलेट कर रहे हैं, बट हर किसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए जरूर जाएगा, एक बार ए साइन ओमेगा टी ऊपर जरूर जाएगा। तो ये डिफरेंस है इस वेव के बीच में और इस वेव के बीच में। ये आपकी ट्रेवलिंग वेव जहां पे आपके पास ऐसा कोई पार्टिकल नहीं होता जो मूव ना करे, बट यहाँ हमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स देखने को मिले जो मूव नहीं करेंगे, जिन्हें हम नोड्स बोलेंगे, ठीक है। ये है मेरी स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव में आपके पास क्या होते हैं? नोड्स और एंटी नोड्स। क्या होते हैं? नोड्स और एंटी नोड्स। नोड्स आर द पोजीशन where the amplitude becomes zero, where the amplitude becomes zero, and antinodes are the points, that is lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4, where amplitude is maximum.
तो एक वेव में अगर आप 0 और λ/2 इतनी वेव बना रहे हो 0 से λ/2 के बीच में, तो आपके पास 2 नोड है और एक एम्प्टी नोड है λ/4, एक नोड है λ/4। मान लेता हूं मैं 0 से 2 λ/2, यानी कि आगे एक और वेव बनाता हूं, आगे एक और वेव बनाता हूं। मुझे ये होगा λ/2, अब λ/2 से 2 λ/2 यानी कि एक λ/2 और जाना है, एक λ/2 और जाना है, तो ये हो जाएगा 2 λ/2, ये 0, ये 1 λ/2, ये 2 λ/2। तो एक यहाँ नोड आया, एक λ/2 पे नोड आया, एक 0 पे नोड आया। इन दो नोड के बीच में एक एंटी नोड, इन दो नोड के बीच में एक एंटी नोड। ये कौन सा वाला एंटी नोड है? ये 3 λ/4। λ/2 से आगे चले 3 λ/4, यहाँ चले 2 λ/2। मतलब आप देख रहे हो दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड आ रहा है, दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन होता है हमारी स्टैंडिंग वेव का। तो स्टैंडिंग वेव इज अ वेव, standing wave is produced by the superposition of two waves which have same amplitude and frequency but are in opposite direction. So after the superposition of the two waves we get nodes and antinodes, nodes and antinodes. So this is the definition for standing wave. जैसे कि तुमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया हुआ कि कहीं हमें मैक्सिमम मिलता है, कहीं मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, तो कहीं ब्राइट स्पॉट, कहीं डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। वैसे ही ये कुछ है, नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड, मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा। नोड्स आर द पॉइंट जो आप मिनिमा बोल सकते हो, मतलब वहां पे आपका पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 है, मूव नहीं कर रहे। बट एंटीनोड इज अ पॉइंट जहां पे मैक्सिमम मैक्सिमा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अब इस वेव को स्टैंडिंग वेव क्यों बोलते हैं? ये जो नोड्स हैं ये मूव नहीं कर रहे, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर रहे, फिक्स्ड है। ऐसा इस वेव में देखने को हमें नहीं मिलता है ट्रैवलिंग वेव में। तो होता क्या है, ट्रैवलिंग वेव में एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उसने दूसरे पे फोर्स लगाया, दूसरा पार्टिकल ऑसिलेट करने लगा, दूसरे ने तीसरे पे फोर्स लगाया, वो ऑसिलेट करने लगा। तो एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है क्योंकि उसमें हर पार्टिकल मूव कर रहा है, हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। वो अलग बात है कि वो ट्रांसफर वेव है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसफर वेव है तो वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो इसमें हर पार्टिकल आपका ऑसिलेट कर रहा है और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। बट यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इस रीजन की जो एनर्जी है वो इस रीजन में ही रहेगी, इस रीजन की जो एनर्जी है वो इस रीजन में ही रहेगी, अगले जो रीजन आएगी उसकी एनर्जी उसी रीजन में रहेगी। तो ये तो फिर वेव की डेफिनेशन ही गलत हो गई। सबसे पहले दिन मैंने यही बताया था कि वेव एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अनदर। बट यहाँ एक अलग ही चीज आई है, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है दैट इज 0 पे, λ/2 पे, 2 λ/2 पे, ये मूव नहीं कर रहे, ये मूव नहीं कर रहे, तो ये आगे एनर्जी को ट्रांसफर ही नहीं कर रहे, ये आगे एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रहे। अब ये 2 λ/2 वाला मूव ही नहीं कर रहा, तो ये एनर्जी को आगे ऑसिलेट नहीं कर रहे। इस रीजन की एनर्जी इसी में ही है, इस रीजन की एनर्जी इसी में ही है। तो स्टैंडिंग वेव के लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें क्या देखने को मिला, एनर्जी इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन, मतलब इस रीजन की जो एनर्जी है वो इसी रीजन में रहेगी, तो वो एनर्जी का मूव नहीं हो रहा। सो एनर्जी ऑफ वन रीजन, of one reason does not transfer to another reason, it confines, मतलब ये अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। आप ये समझो कि इस रीजन के अंदर अपने आप को वो बंद कर लेगी, कन्फाइन कर लेगी। सो इट कन्फाइंस इटसेल्फ इन रीजन्स, इन रीजन्स। इस रीजन की एनर्जी इसी में, इस रीजन की एनर्जी इसी में, अगले रीजन की एनर्जी उसमें। तो ये है स्टैंडिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव क्यों ट्रैवल कर रही है, मींस एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वन प्लेस टू अनदर। सबसे पहले दिन इंट्रोडक्शन में यही बताया था कि ये जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है वन प्लेस टू अनदर। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर ट्रैवलिंग वेव, जहां पे एनर्जी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है बट धीरे 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 दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाती है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है। दिस इज कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव। इन स्टैंडिंग वेव मींस खड़ी है, वेव इज स्टैंडिंग,
कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, वो मूवमेंट हो रही है, बट हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है हमारी वो इस रीजन की इसी में ही है, इस रीजन की इसी में ही है, आगे ट्रांसफर नहीं हो रही है, आगे ट्रांसफर नहीं हो रही है, आगे ट्रांसमिट नहीं हो रही है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ स्टैंडिंग वेव। दैट इज व्हाई इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टैंडिंग वेव। तो ये डिफरेंस है, ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है वन प्लेस टू अनदर, बट इन स्टैंडिंग वेव ये एक रीजन में कन्फाइन हो जाती है और एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर नहीं होती है। दूसरा इसका आपको मैंने क्या डिफरेंस बताया कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो ओसिलेट करते हैं, सारे पार्टिकल्स ओसिलेट करते हैं, कोई ऐसा पार्टिकल नहीं होता जो रेस्ट पे हो, बट यहाँ हमें कुछ पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं जो रेस्ट पे। ये रहा जिनको हम नोड्स बोलते हैं। ये है आपका डिफरेंस किसके बीच में, स्टैंडिंग वेव के बीच में और ट्रैवलिंग वेव के बीच में। तो अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैंने आपको स्टैंडिंग वेव का इंट्रोडक्शन दिया है कि स्टैंडिंग वेव होती क्या है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि ये स्टैंडिंग वेव्स कहाँ कहाँ बन रही है, ये स्टैंडिंग वेव कहाँ कहाँ बन रही है। तो इसके लिए हमारे सिलेबस के अंदर दो दो टॉपिक्स हैं। एक जहां पे मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग लूंगा जिसकी लेंथ होगी एल। थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एक स्ट्रिंग होगी जिसकी लेंथ होगी एल, मैंने उसे यहाँ पे फिक्स कर दिया और यहाँ पे फिक्स कर दिया। मीन्स अगर इस पोजीशन को मैं x इक्वल टू 0 बोलता हूँ तो इसको बोलूंगा x इक्वल टू l। तो ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये दोनों हिस्सों से बंधी हुई है, दोनों हिस्सों पे बंधी हुई है, फिक्स्ड है। इसमें जो वेव्स बनेंगी, इसमें जो वेव्स बनेंगी, मतलब एक वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, यही वेव वापस आ रही है, यही वेव वापस आ रही है। एक वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, एक वेव इससे टकरा के, इस वाले एंड से टकरा के वापस आ रही है। तो दो वेव्स जो कि सेम एम्पलीट्यूड की है, सेम फ्रीक्वेंसी की है, बट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, इनका जब हम सुपर पोजिशन करेंगे तो हमें स्टैंडिंग वेव मिलेगी और उस स्टैंडिंग वेव का हमें डिस्कशन करना है अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपका वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग fixed at both ends, fixed at both ends। सिमिलरली इसके बाद, इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, एक एंड को फ्री कर देंगे, एक एंड को फ्री, मान लेते हैं x इक्वल टू एल को मैंने फ्री कर दिया। मींस अब मेरे पास एक ये एंड है x इक्वल टू 0 जो कि फिक्स है और दूसरा एंड मेरा फ्री हो गया। अभी भी स्ट्रिंग की लेंथ एल है, इसमें भी वेव प्रोड्यूस होगी। मान लेता हूं मैंने इसे यहां से प्लग किया तो एक वेव जनरेट हुई, ट्रांसवर्स वेव। ये इससे टकराने के बाद जब वापस आएगी तो सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड, एक जा रही थी प्लस एक्स में, दूसरी आ रही है माइनस एक्स में, तो इनके बीच में होगा सुपर पोजिशन। जब सुपर पोजिशन होगा तो हमें स्टैंडिंग वेव्स मिलेगी। तो स्टैंडिंग वेव का पैटर्न इसमें कैसा होगा, इसमें कैसा होगा, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का खेल होने वाला है। इसमें दोनों एंड फिक्स है, इसमें सिर्फ एक एंड फिक्स है, ठीक है। तो इसकी स्टैंडिंग वेव कैसी दिखेगी, इसकी स्टैंडिंग वेव कैसी दिखेगी, अभी जैसे हमने ये बनाया ना पैटर्न, ये स्टैंडिंग वेव का पैटर्न है। नोड नोड नोड, दो नोड के बीच में एक एंटीनोड, दो नोड के बीच में एक एंटीनोड। ऐसी ही कुछ वेव मिलेगी इसमें, ऐसी ही वेव कुछ मिलेगी इसमें, बट वो कैसे दिखेंगी, क्या कंडीशन होगी वो हमें देखना है। जैसे यहाँ हमने कंडीशन निकाली x 0 पे, लैम्डा बाय 2 पे, 2 लैम्डा बाय 2 पे हमें क्या मिलेंगे, नोड्स। और यहाँ x इक्वल टू लैम्डा बाय 4 पे, 3 लैम्डा बाय 4 पे, 5 लैम्डा बाय 4 पे हमें मिले थे एंटीनोड्स। तो सेम कंडीशंस हमें चेक करनी है कि यहाँ हमें कब नोट्स मिलेंगे, कब एंटी नोट्स मिलेंगे, यहाँ हमें कब नोट्स मिलेंगे और कब एंटी नोट्स मिलेंगे। ये टॉपिक बहुत यूजफुल होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मेकिंग होती है, प्रोडक्शन, फैब्रिकेशन, यानी कि आपका कोई भी गिटार हो गया, सितार हो गया, जो स्ट्रिंग से बनने वाले आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, संतूर हो गया। तो ये जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्ट्रिंग से मिलके बने हुए, वायलिन हो गया, वो सारा इसी फिजिक्स से डील होता है। उसमें कौन सी वेव्स बनती है, स्टैंडिंग वेव्स, उनकी क्या फ्रीक्वेंसीज होगी, क्या वेलोसिटीज होगी, कैसे दिखेंगी वो, ये सब नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं पोस्टपोन करता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ये वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। एक लेक्चर इसमें लगेगा, दूसरा लेक्चर हम करेंगे इसके लिए। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा।
जब ये वीडियो एक बार देख लो, उसी के बाद नेक्स्ट वीडियो पे जाना। स्टैंडिंग वेव का एक बार इंट्रोडक्शन देखने के बाद ही आपको ये समझ आएगा। स्टैंडिंग वेव समझने से पहले ही आपको सुपर पोजिशन करना पड़ेगा। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता रहेगा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो, ठीक है। सो चैनल को शेयर करते रहो, वीडियोस को लाइक करो और हमारे साथ बने रहो। थैंक यू वेरी मच।